ये जो बजट सेशन खत्म हुआ है और इस बजट सेशन में बहुत सी नई चीज़ें आपको देखने को मिले, खास करके नए नए बिल। और हम अपोजिशन में रह के जो कुछ भी काम किया है और हमारे पार्टी की ओर से जो कुछ सलाहें मशवरे दिए हैं उसका भी बहुत बड़ा फायदा इस देश के जनता को और खासकर किसान, गरीब, मजदूर, विद्यार्थी, युवकों के लिए हमने लड़ा। और ये सरकार तो खास करके राज्यसभा के नेता की एक्सपीरियंस अलग है, लेकिन मेरी एक्सपीरियंस तो ये है कि हमारे सदन में तो सारे बिल मोर और लेस बुलडोज होते थे, क्योंकि इससे पहले भी मैं खुद ही 5 साल जब मिनिस्टर था तो हर बिल के लिए बीजेपी के नेता लोग, खासकर सुषमा स्वराज जी और जेटली जी, लड़ते थे कि इस बिल को आप स्टैंडिंग कमेटी भेजिए या सेलेक्ट कमेटी को भेजिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनको जब अधिकार मिला है, मिलने के बाद उन्होंने 55 बिलों में केवल 5 या 6 बिल मात्र स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किए हैं। उसमें से कल 4 बिल जो उन्होंने लास्ट मोमेंट में किया, इसीलिए किया कि किसी ढंग से वो बिल पास होने वाले नहीं थे, तो नेक्स्ट वो विंटर सेशन में ही मानसून सेशन में ही आने वाले थे, तो इसीलिए उन्होंने उसको कल 4 को रेफर किया। इससे पहले जो उन्होंने 3 रेफर किया उसमें तो एक SC/ST का था, एक लोकपाल का था और एक बिल फैक्ट्री मजदूरों के बारे में था। तो ऐसे बिल जो जनता के हित में लाभदायक थे तो उनको तो उन्होंने, अब SC/ST का तो बहुत चर्चे के बाद वो अट्रॉसिटी बिल पास हुआ, लेकिन इस हाउस में, राज्यसभा में पास हुआ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसको रेफर किया गया। ऑर्डिनेंस भी किया गया, उसको भी उन्होंने, वो बिल को भी SC/ST का रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का उसको पेंडिंग में रखा। क्या नहीं, जो गरीबों के हित में जो व्यक्ति थे उसको डिले करने के लिए भेज फैक्ट्री है जो वो मजदूरों के हित में अगर चाहते थे तो बिल लाकर कुछ फायदामंद अगर होता है तो रख सकते थे, लेकिन इन चीजों में उनका ध्यान नहीं था। केवल उनको, उन्होंने जो वायदा किए थे, या हम इन्वेस्टमेंट के लिए या बहुत से इंडस्ट्रीज बनाएंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, ऐसा एक स्लोगन दिया था। इसीलिए वो ये चाहते थे कि अपने आप को, अपने बिल को पास करवाने के लिए लोकसभा में पूरी कोशिश करे और हमारी बात को वो नहीं माने। तो वो सारे बिल ग्रुप मेजॉरिटी थी तो उसको पास करते गए। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने रखता हूँ, राहुल गांधी जी जो लैंड एक्विजिशन बिल के बारे में जो कोशिश उन्होंने की, और वो एक सर्वानुमत बिल था, सभी पार्टी के
एक डिसेंट नोट भी नहीं था, एक्सेप्ट टीएमसी के 19 मेंबर्स को छोड़ के बाकी सभी ने उसको पारित किया। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उसमें बदलाव लाकर हमारे पास करवाने की कोशिश की। हमने उस वक्त भी कहा कि ये सेलेक्ट कमेटी या इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने नहीं सुना। अल्टीमेटली अपर हाउस में जाने के बाद वो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को एग्री हो गए। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो जीएसटी के लिए हम यहाँ लड़े, फिर वहाँ जाने के बाद फिर वो सेलेक्ट कमेटी है, फिर वो रियल एस्टेट बिल था उसके बारे में भेजा। मैं इसलिए आपके नोटिस को लाना हूँ और इस देश के आपके माध्यम से सारे देश की जनता के सामने लाना हूँ कि अगर रूट मेजॉरिटी है तो किस ढंग से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण आपके सामने मैं पेश करूँ। और बाकी के जो बिल थे उसके लिए भी हमने कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो हम उसको कॉपरेट करके जो जनता के हित में थी तो हमने उसको पास करा के दे दिया। और कम से कम असेंबली में पार्लियामेंट में लोकसभा 23 बिल पास हो गए और बाकी के बिल थोड़े 5-6 तो रेफर हो गए और थोड़े जो भी बिल है वो अब इंट्रोड्यूस किए हैं तो पेंडिंग। तो ये जो है सरकार, ये किसानों की विरोधी सरकार है, गरीबों की विरोधी सरकार है और सभी चीज गरीबों के विरोध में करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। फैक्ट्री एक्ट बदलने का और लेबर लॉज बदलने का, किसान के हित में जो एक्ट थे उसको बदलने का, ऐसे कई चीजें उन्होंने आज कर रहे हैं। तो इसीलिए हम पूरी कोशिश की वहाँ पर इसके बारे में जनता की तरफ से रखने की। और मुझे ये खुशी की बात तो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि खासकर लोकसभा में श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का जो प्रेजेंस था और ये जो बड़े बड़े मुद्दे थे जैसा कि लैंड एक्विजिशन बिल और अपना विसल ब्लॉक के बारे में, सीवीसी और जो भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस अपॉइंटमेंट नहीं हुए थे उसके बारे में, फिर तेलंगाना के आंध्र प्रदेश के स्पेशल पैकेज के बारे में, तो उन्होंने जो आवाज़ उठाई तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा इस देश के जनता को हुआ और एक माहौल में पार्लियामेंट में अच्छा बना सका। उसी ढंग से राहुल जी भी एक तो न्यूट्रलिटी, नेट न्यूट्रलिटी पे और खासकर रियल एस्टेट का और ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए, फुटपाथ का सिर्फ कोई इंडिविजुअल नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से जो ये थे मुद्दे थे और भी खासकर जो प्रोजेक्ट्स थे, उन प्रोजेक्ट्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली या उसको डिबेट करना या कम पैसा देना या किसी न किसी टेक्निकल रीजन से उसको रोकना, ये कोशिश हो गई। उसका बहुत बड़ा डिटेल मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ कि ये सरकार हर ढंग से तो खास करके लोकसभा में बुलडोज करने की कोशिश की और वो जो चाहते थे वही करते थे। और खास करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो निर्णय होते थे उसके बाद में फिर गवर्नमेंट एडिशनल एजेंडा और उस एजेंडे में उस बिल में क्या है उसको स्टडी करने के लिए भी हमारे को समय नहीं मिलता। वैसे लाते फिर भी हम विरोध करने के बावजूद भी वो मेजॉरिटी रहने की वजह से पास करवा लें।
तो ऐसी चीजें बहुत हो गई, ये अनडेमोक्रेटिक है। और एक खास करके मैं हमेशा बोलते रहता हूँ और सदन में भी बोला हूँ कि ये बुलडोजिंग बहुत हमारे पास है। अब लोकतंत्र में हम कितने लोग हैं अपोजिशन में इसका महत्व नहीं देता, लेकिन लोग के हित में कौन से कानून है और कौन से कानून को कितना महत्व देना चाहिए ये गवर्नमेंट समझना चाहिए। और लोगों अगर स्टैंडिंग कमेटी, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी या सेलेक्ट कमेटी में अगर भेजने से ये होता है कि वहाँ पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक चर्चा होती है, कुछ लोग रूल्स हैं तो रेटिफाई कर सकते हैं, उसको सरकार को भी फायदा होता है, इस देश के जनता को फायदा होता है और उसमें सुधार कुछ ला सकते हैं तो वो भी हम ला सकते हैं। लेकिन हमारे पास उसको कोई महत्व नहीं है लोकसभा में, और इसीलिए वो अपने को मनमानी ज़्यादा करके हमारे इस विषय को उन्होंने नकारा और हमारे रिक्वेस्ट को हमेशा उन्होंने अलग किया। इसके वजह से वो हमेशा ये कोशिश करते रहे कि अपनी बात चलाने के लिए जो भी बिल है वो पास करा लेके जाए, चाहे उसमें खामियां है नहीं देखते नहीं थे। अब परसों ही कंपनी अफेयर्स है, अगर वो पहले ही ऐसी चीज़ें हो तो अमेंडमेंट बोल के फिर हमारे पास आए, फिर तो अब सेलेक्ट कमेटी का आपके पास GST का हो रहा है, अब ये लैंड एक्विजिशन का, कि क्यों इसीलिए बता रहा हूँ। तो जो कुछ भी कमियाँ रहती है वो ठीक ढंग से हम करके उसको भेज सकते थे। और लोकतंत्र में क्या होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एक बिल को 1 घंटा 2 घंटे, किसी को 4 घंटे भी मिलता है। तो हमारा जो स्ट्रेंथ है 44 सदस्य हमारे पास हैं, तो हमको अगर किसी बिल को 2 घंटे दिए तो हमको अलॉट होता है हार्डली 20 मिनट या 25 मिनट। जब 25 मिनट में हमको होता है TMC को हमसे 5 मिनट कम देते हैं, दूसरे AITF, ऐसा ही हर आदमी उसमें अपने विचार रखने को और पूरे बिल को जस्टिफाई करने को नहीं। इसीलिए अगर ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में कहा तो उसका 8 दिन 10 दिन में जो कुछ भी आप टाइम देंगे 1 महीने में वो ठीक हो जाता है। तो इसीलिए हमारे पास तो बुलडोजिंग तो चला और स्टैंडिंग कमेटी का कोई महत्व नहीं रहा, और जो विचार हम कहते थे उसको भी उतना ध्यान उन्होंने नहीं दिया। इसीलिए नहीं दिया कि उनके पास संख्या बहुत थी, तो इसीलिए इसके बावजूद भी हम एक कोशिश की कि किसानों के समस्याओं को सदन के सामने रखा, चाहे वो अतिवृष्टि हो, चाहे पंजाब में उधर हरियाणा और महाराष्ट्र जो फसल खराब हो गई थी उसके बारे में उन समस्याओं को उठाया, और कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट इश्यू है उसके बारे में। तो ये जो भी चीज़ें हैं हम पूरी कोशिश की है कि उठाकर जनता को बताने का। और मैं समझता हूँ हमारे संख्या बल जो कुछ भी इस फायदा हुआ है जनता, खास करके कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी प्रेजेंस रहने से हमको और भी बढ़ावा मिला और बहुत से मुद्दे उठाने को हमको, तो इसलिए मैं इतने धन्यवाद। Friends, good afternoon. I would like to reiterate what my leader of the Parliamentary Party Lok Sabha has said. That this government, NDA government,
is anti-farmer, anti-poor, anti-women, anti-children. Never before we have seen such a budget where the social sector has been totally neglected. One of the most important things which happened under Mrs. Sonia Gandhi's leadership and Dr. Manmohan Singh's leadership in the G1 that social sector in general and areas of concern wherein the state governments had failed to fund those projects on social sector areas. The UPA 1 and UPA 2 chipped in. But here, after coming NDA government, all those sectors, rural sectors or social sectors, have been totally neglected, and the central funding of these sectors has been slashed in a big way, drastically, I must say. Agriculture, women and child development, Panchayati Raj, drinking water and sanitation, Swachh Bharat Abhiyan. Swachh Bharat was our Abhiyan, and they have, I think, whatever money was left, that is being spent by Honorable Prime Minister and his colleagues on the publicity. But on the other side, the money has been slashed. Midday meal scheme, scheduled caste and scheduled tribe circular, tribal circular, and land resource department. These are the areas which have got bashing, and no funds available to the extent these funds were made available during UPA 1 and UPA 2. I have got the details. I will request my colleagues to send. But how much money has been slashed? The spending has been slashed drastically. At the same time, I would also like to say that there is a hell of difference between Congress Party or UP and Bharatiya Janata Party and NDA. Whatever we did in government, we are following the same path after being in opposition, wherein Bharatiya Janata Party is totally double phase. One phase during the opposition when they are in opposition, and totally different phase. I don't know which mask they use and which country it is made of. At least I cannot say it is not made in India. I can definitely say it is made in some very advanced technology is being used for that mask. And because once they are in the government, they have a totally double phase. We have seen their one phase on GST, what was their role on GST, what was their role on insurance bill, what was their role on FDI, and of late, what is their role and what was their role now about a week back, and what was their role last year on Indo-Bangladesh land boundary agreement. This is the bill which our foreign minister introduced on 18 December 2013. Lot of efforts were made. Prime Minister of India, Prime Minister of Bangladesh, Foreign Minister of Bangladesh, Foreign Minister of India, other ministers from our UPA government and from Bangladesh government, and the conclusion was that we wanted the passage of this bill, an agreement which was signed between Indira Gandhi and Sheikh Mujibur Rahman back in 1974.
But this government, present government with in opposition, they did not allow the passage of. I still remember that then leader of opposition in Rajya Sabha wrote to the Secretary General of Rajya Sabha just before it was being laid on the floor of the House, and he questioned the very constitutionality of this bill. It is in his letter, and also said this is violative of the basic structure of the Constitution. Similarly, now one Union Minister today and then Deputy Leader of the Bharatiya Janata Party addressed a press conference with leaders of BJP from Assam, and I quote, "बिल कभी भी पारित नहीं होगा." We have, this is just 1.5 years since December 2013. The constitutionality of the bill, according to the then leader of opposition, has totally changed. What was unconstitutional during UPA government has become now constitutional during NDA government. And the bill which had no constitutional, which was against the basic structure of the Constitution, has now become in favor of the basic Constitution of India. And that particular wording, बिल कभी पारित नहीं होगा, इस दफा था कि बिल अभी पारित होगा। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अंतर है। और मैं बधाई देना चाहता हूं फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी कि उन्होंने दोनों सदनों में कम से कम सत्य तो कहा, और मैंने वहां हाउस में भी कहा कि कम से कम अभी एक आध तो बचा है इस एनडीए में जो सत्य बोलता है। और उन्होंने कहा कि ये बिल वही है जो यूपीए गवर्नमेंट ने 2013 में लाया है। मैंने कहा फुल स्टॉप इसमें चेंज नहीं किया है, मैंने खाली डेट बदल ली है, साल बदल लिया है, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्योंकि इसके बीच में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई है, वो बदल लिया है, बाकी वही। तो इसके लिए हमको तो पारित करने नहीं दिया और हमने आगे बढ़कर हिस्सा लिया, हमने पारित करने में मदद की, और मदद ही नहीं की बल्कि इस गवर्नमेंट ने असम को छोड़ दिया था। और हमने राज्यसभा में कहा कि ये बिल तब तक पारित नहीं होगा जब तक असम भी इसमें नहीं लिया जाए। तो हमने ऐड करा जो पहले हमारे बिल में असम था, लेकिन आज जब बिल ये पारित हुआ जिसको बीजेपी ने पारित नहीं होने दिया था, वो कहती कि एक नई हिस्ट्री एनडीए गवर्नमेंट में बनाए। ज्योग्राफिया भी यही बनाते हैं, हिस्ट्री भी यही बनाते हैं, और बाकी सिर्फ पर्शन पढ़ लेते हैं। जो रोकने के लिए भी इन्हीं की हिस्ट्री, और हमारी मदद से पारित करने के लिए, हमारा बिल पारित करने के लिए, उसके लिए भी यही हिस्ट्री बनी। चट भी तेरी पट भी। इसी तरह से दो एक और बिल है जिसका क्रेडिट लिया जाता। कोयले के बारे में बहुत चर्चा हो, मुख्यमंत्रियों को भी इन्होंने बताया कि जिस तरह से हमने कोयला का नया सिस्टम देने का बंटवारा शुरू कर दिया है, इसमें 2 लाख करोड़ का फायदा राज्य सरकारों को होगा। ठीक है, 2 लाख करोड़ तो आ जा रहा है, लेकिन मैं जनता को बनाना चाहता हूँ और मीडिया के द्वारा बताना चाहता हूँ, ये 2 लाख करोड़ 30 साल में मिलेगा, 2045 तक मिलेगी। और आज हम देखते हैं कि रुपए की 6 महीने में कितना डिवैल्यू होता है, 1 साल में उसका कितना डिवैल्यू होता है। 20 साल रुपए की क्या कीमत थी और आज रुपए की क्या कीमत है। मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात नहीं करता, डोमेस्टिक मार्केट। उस वक्त 20 रुपए में क्या आता था, वो आज 500 रुपए में आता है। तो 30 साल के बाद ये 2 लाख करोड़ 5000 करोड़ के बराबर। तो अगर ये आज 2 लाख करोड़ मिलते तो आज के हिसाब से मैं बताता कि 2 लाख करोड़ में बहुत स्टेटों का उत्थान होता, सड़कें बनती, बिजली बनते,
लेकिन जिनको 20 साल के बाद मिलेगा, 25 साल के बाद मिलेगा, 30 साल के बाद मिलेगा, उनको तो 500, 200, 300 करोड़ आएंगे और में जितनी पैसा आएगा उसकी कीमत वो होगी। तो ये भी एक वो समंदर है, इसमें रेगिस्तान में दूर से देखो तो आपको वो जो चमकती रेत नजर आती है वो आपको पानी नजर आता है, और जहाँ वहां पहुंच जाओ तो फिर वो पानी खिसक जाता हो और असली वो पानी नहीं होता, वो चमकीली रेत होती है। यही भारतीय जनता पार्टी वो चमकीली रेत को बताता है कि ये पीने का पानी है, एक लोगों को धोखा देने की इस तरह की स्थिति। मैं सहमत हूँ माननीय खड़गे जी से कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती और they want to escape the parliamentary scrutiny. They cannot face the parliament. Here in Lok Sabha they have a majority, they will bulldoze. Here they do not have the majority, and then they make the normal bills into the money bills. This is another issue which we have raised. I have flagged yesterday, and I have told the Honorable Finance Minister that this will be the last bill which we will be passing. Next time we will not passing any bill, because if we would have objected to the bill, that black money bill, because that was made as a money bill, so that we cannot go against it, or even if we don't pass after the 14 days, it will become operational. So this type of tactics, making the normal bills as money bills, just to escape the scrutiny of the Rajya Sabha, where they do not have the majority, and where the opposition political parties, I would like to congratulate all opposition political parties. They are very alert, they are very vigilant, and they keep the government on toes. I must thank them and congratulate them, and thereby, through these tactics, through one tactics, by bulldozing, having overwhelming majority in Lok Sabha, they escape the parliamentary standing committee scrutiny from there, and in Rajya Sabha, they make another tactics. They make non-money bills to the money bills in the Lok Sabha, so that it can escape the scrutiny of the Rajya Sabha also. So this is the type of tactics which the present government is playing with the opposition. Well, in spite of this, we have been able to succeed to discuss and raise a number of issues in Rajya Sabha. There was serious allegation of corruption against the senior minister in the CAG report. We also raised and discussed almost for 2 days farmers' society issue, agriculture sector crisis due to unseasonal rains and hailstorm and wind and snow across the country. We also discussed the Moga bus accident, in which the bus belonged, or the entire company belonged to the ruling government of Punjab. We also discussed the Honorable Prime Minister's uncharitable remark about the UPA government in Germany and foreign side. And we also discussed in our house voting rights to NRIs through either proxy or e-ballot. We also discussed Centre's youth on Dawood Ibrahim's whereabouts, which is shame, as a matter of fact, for this government all through. We have been saying at national fora and international fora that this government and all our agencies know about the whereabouts of Dawood Ibrahim, that we know his location in Pakistan, and this government says in the parliament through a written reply that the NDA government does not know the whereabouts of Dawood Ibrahim. It is shame for this government. And we have also raised the attempted suicide by the athletes, in which one girl passed away and 3 are serious. So these are the issues which we have
raised. We also succeeded in sending and pushing the government to send some bills to the select committee, like real estate committee, real estate bill, and constitutional amendment bill dealing with GST. We also succeeded in sending the land acquisition bill. Of course, we wanted it in original form of the bill which is in vote, which we passed. It was sent to the joint committee of both the houses. So, and in the previous, before this, coal and mines bill and mineral bills, insurance bills, citizenship bill, and these are the bills which we succeeded. But I agree with my colleague that almost 90% of the bills they are not sent to either to the standing committee or the select committee. They want to escape the parliamentary scrutiny. Thank you.